जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं F-35B को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि तिरुवनंतपुरम में इस समय F-35B की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आई थी, उन्होंने यही इंगित किया था कि इसमें कुछ टेक्निकल इशूज़ थे जिनके चलते इनको उतारा गया। पहले ये कहा गया कि इसमें जो लो फ्यूल की प्रॉब्लम है, उसके चलते जो एयरक्राफ्ट है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लेकिन आज तकरीबन 6 दिन हो गए हैं और ये एयरक्राफ्ट उसी तरह बाहर खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब भारतीय वायुसेना ने इसको हैंगर में ले जाने की बात कही, तो यूके ने भारत की इस रिक्वेस्ट को या भारत के इस सुझाव को मना क्यों कर दिया, और क्यों जो एक टेम्परेरी शेड की बात की गई थी भारत की तरफ से, उसको भी यूके की तरफ से मना कर दिया। वो क्या कारण है जिसके चाहते यूके नहीं चाहता कि इंडियन इंजीनियर्स इस एयरक्राफ्ट के पास आए? क्या उन्हें इस बात का डर है कि इसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल तिरुवनंतपुरम में जब ये एयरक्राफ्ट लैंड किया तो ये कौतूहल का विषय बन गया, और F-35 अचानक से भारत में आना इंडिया की जो डिफेंस कम्युनिटी है उसमें भी ये चर्चा जंगल के आग की तरह फैली। लेकिन अब यहाँ पर तकरीबन 6 दिन हो गए हैं और इस समय जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल्स हैं और फॉरेन एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। दरअसल F-35 दुनिया के सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर्स में गिना जाता है और कहा जाता है कि इसकी टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें अगर कोई छोटी सी भी खराबी आ जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने में हफ्तों निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट अब सत्य होती नजर आ रही है, क्योंकि तकरीबन 6 दिन बाद भी ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरने योग्य नहीं है। और इस समय कहा गया था कि पहले जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूके का, वहाँ से क्रू मेंबर्स आए थे, उन्होंने इसको फिक्स करने की कोशिश करी। जब उनसे नहीं हुआ तो रिपोर्ट ये दावा करती है कि यूके के क्रू मेंबर्स भी आ चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिपेयर वर्क है ये पूरा नहीं हो पा रहा है। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हुए जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने अपने हैंगर ऑफ़र किए। उन्होंने कहा कि अगर आप ओपनली इस काम को करने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम आपको एक हैंगर दे देते हैं जहां पर आप मेंटेनेंस वर्क को पूरा कर सकते हैं। लेकिन भारत के इस सुझाव को यूके की तरफ से डिनाई कर दिया गया और उन्होंने हैंगर में एयरक्राफ्ट को लाने से मना कर दिया। कारण क्या है किसी को नहीं पता। उसके बाद ये कहा गया, चलिए ठीक है, अगर आप हैंगर में एयरक्राफ्ट को नहीं लाना चाहते तो हम एक टेम्परेरी सेट बना देते हैं, यानी कि एक छावनी बना देते हैं जिसके अंतर्गत कार्य पूरा किया जा सके। इसको भी यूके की तरफ से डिनाई कर दिया गया। अब भारत ने हैंगर में लाने और छावनी बनाने का प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि इस समय मानसून का सीजन पीक पर है और ऐसे में ये एयरक्राफ्ट खुले में खड़ा है। और इंडियन अथॉरिटीज़ ने भी कंसर्न जताया कि खुले में खड़े होने के कारण ये अलग अलग एलिमेंट के कॉन्टैक्ट में आ सकता है और जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। लेकिन भारत की इस सुझाव को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया गया और अभी ये अनिश्चित है कि ये एयरक्राफ्ट कब तक भारत में रहेगा, क्योंकि हैवी मानसून के चलते जो मेंटेनेंस वर्क है, रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम करती हैं कि वो भी नहीं हो पा रहा है। और इसके बाद इसकी जो रिलायबिलिटी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर के जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं और इंडियन एनालिस्ट हैं, उन्होंने सवाल उठाने भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरपोर्ट के जो कम बिजी सेक्शन है वहाँ पर पार्क किया गया है और इस समय जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी कि CISF है, उसके घेरे के अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट है। CISF के देख रेख में ये एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है और यहाँ पर जो मेंटेनेंस है, अब ये कितना लंबा चलेगा, इसमें समस्या क्या है, ये क्या कब तक रेक्टिफाई होगी, इसके बारे में कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यानी कि स्पष्ट है, जैसा मौजूदा सिनेरियो चल रहा है उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो भी समस्या इसमें है वो काफ़ी जटिल है, तभी इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सका है। और यही लिए इस समय इंटरनेट मीडिया में ये चीज़ें यहाँ पर ट्रेंड कर रही हैं। आपको क्या लगता है, यूके की अथॉरिटीज़ भारत को एयरक्राफ्ट के पास आने से क्यों रोक रही हैं? आखिरकार यूके ने भारत के हैंगर का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया और जो इंडियन इंजीनियर्स हैं उनकी मदद को क्यों ठुकरा दिया? इसके पीछे आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसे रिपोर्ट को लेकर आ रही है जो कहीं ना कहीं पहले तो एक मनगढ़ंत कहानी मानी गई थी, लेकिन अब जिस प्रकार के आसार निकल के सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार की कंफर्मेशन सामने निकल के आ रही है, उसने भारत की दिक्कतों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने ये क्लेम किया था कि चाइना उनको 40 की संख्या में जो J-35 जेट्स हैं वो ऑफर कर रहा है। और उस समय काफ़ी हल्के में इस स्टेटमेंट को लिया गया, माना गया कि ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब चीज़ें सत्य होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों और रक्षा मामलों के जानकार लोगों ने ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी है कि 2026 पाकिस्तानी वायुसेना के लिए निस्संदेह एक बड़ा वर्ष होने वाला है।
क्योंकि दावा किया जा रहा है कि J-35 का पहला बैच 2026 की शुरुआत से मध्य तक पाकिस्तानी वायुसेना को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी वायुसेना इस इलाके में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेगी और ये भारत के लिए एक दिक्कत का विषय हो सकता है। निसंदेह भारत के राफेल फाइटर्स काफ़ी कैपेबल हैं, लेकिन जैसा कि क्लेम किया जाता है कि J-35 में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार यूज़ किए गए हैं और इसीलिए डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि राफेल के गैलियम आर्सेनाइड और J-35 के गैलियम नाइट्राइड के बीच में एक मेजर डिफरेंस हो सकता है और ये चीज़ें उनको एक एज प्रदान कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चलिए एक बार को हम मान लेते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स J-35 में ट्रेनिंग को प्राप्त कर रहे हैं और J-35 पाकिस्तान को अगले वर्ष की शुरुआत में मिल जाएगा, तो इसका तोड़ क्या है? क्या सुखोई 30 MKI और विरूपाक्ष रेडार का कॉम्बिनेशन इसको तोड़ सकता है? तो निसंदेह सुखोई 30 MKI में विरूपाक्ष रेडार और गांडीव का जो कॉम्बिनेशन है वो एक पॉसिबल जवाब हो सकता है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सुखोई 30 MKI को गांडीव और इसके अलावा जो उत्तम एसर रडार का स्केल अप वेरिएंट है जिसको विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है, ये सब मिलने में 2028 तक का समय लग सकता है। यानी कि भारत के ऊपर जो खतरा है ये कहीं ना कहीं बन तो रहा है। अब इसमें अगर हम एयर मार्शल संजीव कपूर सर की बात करें तो उन्होंने एक तात्कालिक समाधान ऑफर किया है। उन्होंने कहा कि अब आप राफेल जैसे प्लेटफॉर्म को भूल जाइए, अगर आपको एक्वायर करना ही है तो आप लिमिटेड नंबर में Su-57 को एक्वायर करिए। उनसे जब ये पूछा गया कि Su-57 और F-35 में Su-57 को क्यों चुना गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपको प्रैक्टिकलिटी देख के चलना है, आपको मेंटेनेबिलिटी देख के चलना है और आपको भविष्य में कितना स्कोप है अपग्रेड का वो देख के चलना है। F-35 निसंदेह दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर है, इसमें कोई संदेह कोई नहीं कर सकता, लेकिन F-35 के साथ स्ट्रिंग्ड अटैच्ड हैं। यहाँ पर F-35 हमेशा भारत को अमेरिकी दबाव में रखेगा। भारत अपने मन मुताबिक ना तो मॉडिफिकेशन कर पाएगा, ना आपको उसमें इंडिया मेड वेपन सिस्टम देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरे हैंड पर Su-57 अगर आप 2 से 3 स्क्वाड्रन भी ले लेते हैं, यानी तकरीबन 18 से 54 एयरक्राफ्ट के बीच में अगर आप ले लेते हैं, तो आपके पास कम से कम ये इंडिपेंडेंस होगी कि आप इस एयरक्राफ्ट में मन मुताबिक बदलाव कर पाएंगे, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद सोर्स कोड ऑफर करी है, जिसका मतलब ये है कि भारत अपने इंडियन मेड सिस्टम को इजीली यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकता है। रशिया ने यह भी तय कह दिया है कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो इंडियन रेडार है वो भी इसमें इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और आने वाले भविष्य में नासिक प्रोडक्शन प्लांट में इनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी रूस से कोई आपत्ति नहीं है। रूस ने तो खुद इस चीज को माना है कि ये रूस के लिए भी हितकर है, क्योंकि यहाँ पर भारत की डोमेस्टिक नीड के साथ साथ जो एक्सपोर्ट नीड है उनको भी रूस की केटर किया जा सकेगा और ऐसे में उन्हें भारत के हर प्रस्ताव स्वीकार है। तो देखना यह है कि भारत सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो एमका पर हम ओवर डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। इस मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एमका बुरा फाइटर है, लेकिन हमें जो प्रैक्टिकलिटी है उसको ध्यान में रखना होगा। प्रैक्टिकलिटी इन द सेंस कि ये कब तक मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि एमका 2034 से पहले इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं करने वाला है और इसलिए हमें जो करंट थ्रेट है उनको देखते हुए Su-57 को अब कंसीडर करना चाहिए और अब यहाँ पर बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो आज को ये क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।